हेलो दोस्तों। तो आपको जैसा कि पता चल गया है कि यह वीडियो जो है वो आपके फिजिक्स 12th के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर है। जो आपको दिख रहा है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र स्थापित करना है। ऐसे ही हमने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो आपके विगत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो देखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको देखने के बाद 100% आपसे वादा करते हैं कि यह आपको तुरंत एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। और ये लिख के ले दीजिएगा कि दोस्तों इस 5 में से एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही रहेगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हमको जो सीखना है वो क्या है कि एक वृत्ताकार कुंडली है जिसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमें स्थापित करना है व्यंजक। ठीक है, तो माना एक चालक तार जिसको वृत्ताकार आकार में मोड़ा गया है, इसके केंद्र से r दूरी पर अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु ऊपर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा, आपको पता है कि यदि किसी अल्पांश लंबाई के कारण किसी बिंदु पर निकालना हो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता तो हम बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार निकालते हैं। बायो-सेवर्ट के नियमानुसार नियम से लिखते हैं, जो डेल्टा वी होता है आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। ये देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? अगर हमें अल्पांश लंबाई के कारण किसी वृत्त के केंद्र पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, तो बायो-सेवर्ट के नियम से यह फॉर्मूला मिलता है। डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होता है कि जो यहाँ साइन थीटा है यानी साइन थीटा यानी थीटा बराबर होगा 90 अंश होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से किसी भी परिधि जो होती है रेखा वो लंब होती है। ठीक है, जो परिधि होती है वृत्त के केंद्र से परिधि पर रेखा सदैव लंब होती है, सदैव लंबवत होती है। ठीक है, जब लंबवत होगी तो थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल, ठीक है, आर स्क्वायर, चूँकि साइन 90 का मान 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए कि ये जो हमें डेरिवेशन निकल के आया है वो क्या है? यह अल्पांश लंबाई के कारण वृत्त के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अल्पांश लंबाई मतलब हमने डेल्टा ए से बी ये जो मान रखा है डेल्टा एल, इसके इतने के कारण हमको वृत्त के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल गई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस पूरे चालक तार के कारण वृत्त के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमको चाहिए। तो हमने आपको बता रखा है बहुत अच्छे से कि अगर हमको पूरा इसका चाहिए तो हम इसका समाकलन कर सकते हैं या फिर इनका योग कर सकते हैं। तो हम सबमिशन करते हैं, डेल्टा सबमिशन करेंगे हम। अगर इसको चाहें पूरे वृत्त के, ऐसे लिखते हैं, पूरे वृत्ताकार चालक के कारण वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो दोस्तों, पूरा सबमिशन हम करेंगे। यहाँ से डेल्टा बी इधर निकल के बी निकालेंगे, सबमिशन ऑफ डेल्टा बी। ठीक है, जो डेल्टा बी का मान है उसका हम सिग्मा कर लेंगे। अब देखिएगा, बी इज इक्वल टू सिग्मा, डेल्टा बी का मान आपका म्यू नॉट है अपन 4 पाई है आई डेल्टा एल अपन में क्या है आपका आर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें जो सिग्मा करना है, सबमिशन करना क्या, डेल्टा एल का करना है। ठीक है, डेल्टा एल चूँकि अल्पांश लंबाई हमारी है तो हम इसको लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई, ठीक है, सिग्मा डेल्टा एल अपन में आर स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, वृत्त की एक परिधि होगी, यानी हम जो सिग्मा टोटल डेल्टा आर है, सिग्मा डेल्टा एल बराबर लिख सकते हैं 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त की परिधि है। ठीक है, क्योंकि ये वृत्त की परिधि है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा जो होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, आई डेल्टा सिग्मा डेल्टा एल के लिखेंगे 2 पाई आर। ठीक है, चूँकि सिग्मा डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 पाई आर माना हमने, इधर देखिए आर स्क्वायर है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल होगा, यानी बी इज इक्वल टू आएगा हमारा म्यू नॉट अपान 4 पाई, ऐसा देखिएगा 2 पाई है ये भी कट जाएगा यानी 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, म्यू नॉट अपान 2 आई अपान में आर, हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है।
जो B इज इक्वल टू निकल गया हमारा क्या, म्यू नॉट अपॉन 2 I इंटू में R। जहाँ अगर लिखना होगा, जहाँ आपका क्या है, I विद्युत धारा है और R क्या है, वृत्त के केंद्र से त्रिज्या है। R क्या है, वृत्त की केंद्र से त्रिज्या, और I क्या है आपका, विद्युत धारा। अगर विद्युत धारा हमने डायरेक्शन नहीं दिखा, विद्युत धारा हमने डायरेक्शन दिखा दिया हमने I। तो दोस्तों ये आपका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का डेरिवेशन होगा आपका। देखिएगा, हमने फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञातना है। तो हमने माना एक चालक तार है जिसको वृत्ताकार आकार में मोड़ा गया है। इसके केंद्र से r दूरी पर अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण, ठीक है, देखिए केंद्र से r दूरी पर अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण हमें जो वृत्त की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बिंदु ओ पर ज्ञात करना है। उसके लिए हमने अल्पांश लंबाई कारण बायो-सेवर्ट के नियम से निकाला, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र की परिधि में जो रेखा होती हैं सदैव क्या होती है, लंबवत होती हैं, यानी जो हमारा यहाँ थीटा का मान होगा वो होगा 90 अंश, ठीक है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, चूँकि 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। तो पूरे वृत्ताकार चालक के कारण वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो निकालना होगा हमको, वो निकालना होगा B इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ डेल्टा बी। सबमिशन ऑफ डेल्टा बी, हमने डेल्टा बी का मान जो निकाल रखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन में आर स्क्वायर, हम ये वैल्यू रखेंगे सबमिशन में। तो बी का मान होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, चूँकि हमको डेल्टा एल का सबमिशन करना है तो डेल्टा एल को हमने लिख दिया बटे में आर स्क्वायर, और डेल्टा सबमिशन ऑफ डेल्टा एल जो होता है वो क्या होगा हमारा 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि है ये, ठीक है, वृत्त की परिधि है। तो b इज इक्वल टू हमारा होगा म्यू नॉट अपॉन ये 2 पाई सीधा कैंसिल होगा, 2 बन जाएगा i अपॉन में r, ठीक है। हमारा फॉर्मूला निकल गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन r। ये आपका प्रूव्ड हो गया, यानी हमारा जो समेशन निकल गया वो हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको इरेज करके आगे क्वेश्चन लिखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 2 है हम लोग देखने वाले हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या है। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के मध्य संबंध स्थापित करना है। अनुगमन वेग होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। जब किसी चालक तार पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आपस में टकराव के कारण एक वेग प्राप्त होता है जिसे अनुगमन वेग कहा जाता है। इसे Vd से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, हम लोग इसका डेरिवेशन करें इससे पहले हम लोग जल्दी से एक फिगर बनाए हैं ताकि फिगर बनाने में आपको टाइम ना बर्बाद हो। हमने माना है कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई, जिसको PQ माना हमने, इसकी लंबाई क्या है स्मॉल r तथा इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है कैपिटल A है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। वैद्युत क्षेत्र हम लगाया, हमने V लगाया, तो इसका वैद्युत क्षेत्र जो होगा हमारा इधर डायरेक्शन होगा, अनुगमन वेग इसके विपरीत डायरेक्शन होता है। तो माना हमने एक चालक तार जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, इसमें विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। चलिए दोस्तों, इसको हम डेरिवेट करने चलते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि इसका जो चालक तार है उसका आयतन निकालेंगे, ठीक है। लिखते हैं चालक तार का आयतन। तो दोस्तों चालक तार का आयतन जो होगा हमारा होगा AL, ठीक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया और लंबाई होता है। तो देखिएगा, माना प्रति एकांक क्षेत्रफल में चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है, तो संपूर्ण चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर हमने माना कि इसके एकांक क्षेत्रफल में जो है हमारा एकांक क्षेत्रफल में जो चालक है वो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या स्मॉल n है, तो संपूर्ण चालक में जो होगा क्या होगा n इंटू में AL कर देंगे, क्योंकि n एकांक में है, इंटू में AL हमारा उसका क्या है कैपिटल A। चलिए AL कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हमने माना कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित जो हमारे आवेश होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉनों पर आवेश जो होगा E होगा, तो हम उससे आगे बढ़ा लेंगे। लिखिए, माना फिर यदि प्रति एकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आवेश E है, तो
संपूर्ण चालक यानी पी क्यू जो माना आपने, इस पर जो आवेश होगा क्या होगा, संपूर्ण चालक पी क्यू पर आवेश जो होगा भाई वो क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने देखिए एकांक संपूर्ण आवेश निकाला क्या, कैपिटल स्मॉल ई माना है, तो प्रति एकांक जो हमने निकाला स्मॉल ई है। संपूर्ण चालक पी क्यू पर जो आवेश होगा वो क्या होगा हमारा, देखो एन ए एल इंटू में ई, क्योंकि ये हमारा पूरा चालक का जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या हो गई है। देखो भाई संपूर्ण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, एन एल ए, हमें इस ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या होगा, पूरे चालक पर विद्युत आवेश की मात्रा निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा इसके आगे हमें निकालना है कि ये जो अनुगमन वेग है यह किस वेग से चल रहा है। ठीक है, तो लिखिएगा अनुगमन वेग यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो हम निकालना चाह रहे हैं इसमें अनुगमन वेग के लिए समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, दूरी इसके लिए क्या है, यल है, ध्यान दीजिएगा इसके लिए दूरी क्या है, यल है, तो यल बटे में वेग क्या है इसका, vd। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन चुका है। ठीक है ना, ये टोटल आवेश हमारे हैं, संपूर्ण चालक पर जो आवेश होगा NaLe होगा, ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है कि विद्युत धारा मतलब परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा आवश्यक प्रवाह होता है क्यू, आई बराबर क्यू बाई टी होगा। देखिएगा आई बराबर क्यू बाई टी होगा। तो चलिए हम यहाँ क्यू का मान रखते हैं, यानी संपूर्ण चालक जो है आवेश है, देखिएगा ये जो क्यू का मान होगा, ये संपूर्ण चालक पी क्यू पर जो आवेश यानी यही टोटल क्यू होगा हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ क्यू का मान रखेंगे और टी का मान देखिएगा ये हम समीकरण 2 से रख देंगे। इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2, तो यही वैल्यू हम रखने वाले हैं यहाँ पे। आई इज इक्वल टू क्यू का मान क्या है, एन ए एल ई, अपान में क्या हमारा टी का मान क्या होगा, यल अपान में वी डी। ठीक है, देखिए अब देखिएगा यहाँ से हमारा एल से एल कैंसिल हो जाएगा और वी डी क्या ऊपर चला जाएगा। आई इज इक्वल टू हमारा एन ए ई वी डी, यह हमारा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध आया है। यानी जो विद्युत धारा होती है आई इस समानुपाती होगा हमारा वी डी के, विद्युत धारा जो होगी वह अनुगमन वेग के समानुपाती हो। जितना ज़्यादा अनुगमन वेग बढ़ेगा उतना उस चालक तार में विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। तो देखिए एक छोटा सा टॉपिक और होता है यहाँ पे धारा घनत्व, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसको लिखने के बाद आप धारा घनत्व लिख सकते हैं। धारा घनत्व J बराबर आई अपान में ए होता है फॉर्मूला धारा घनत्व का। यहाँ से हम लिख सकते हैं आई का मान आपने निकाला है क्या, एन ई वी डी, स्मॉल ए भी है इसमें, ध्यान दीजिएगा वही हमने बाद में लिखा है, बटे में ए, ये हमारा कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या हमारा J इज इक्वल टू एन ई वी डी, ये धारा घनत्व का फार्मूला होगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और ये नोट करके रखिएगा कि आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो 100% इस 5 में से एक न एक क्वेश्चन आपको छपा मिलेगा, चाहे जो 5 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको हम इरेज करना चाहते हैं, आप इरेज कर, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा दोस्तों नया क्वेश्चन जो अपना है वो किसी धातु के तार की लंबाई को खींचकर 2 गुनी कर दी जाए। हम इसको थोड़ा अंडरलाइन करना चाहेंगे, यदि धातु के तार की लंबाई को खींचकर 2 गुनी कर दी जाए और तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दी जाए तो तार के नए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं जो कोई चालक तार हो उसके लिए जो फार्मूला होता है, सॉल्व लिखेंगे हम यहाँ से, जो फार्मूला होता है वो होता है आर इज इक्वल टू रो एल में अपान ए। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। ये फर्स्ट कंडीशन में हमारा जो चालक तार का प्रतिरोध है वो आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए है। यदि अब जो प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार अब बोला क्या जा रहा है, यल को क्या कर दिया जाए, 2L कर दिया जाए। ठीक है, फिर ए को क्या कर दिया जाए, A/2 कर दिया जाए। ठीक, ए को A/2 कर दिया जाए तो इस चालक तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। तो चलिए हम तो प्रतिरोध यानी R इज इक्वल टू रो एल अपान में ए के पास चलते हैं। यहाँ हम रखते हैं फार्मूले में रो जैसे तैसा है, एल का मान क्या हमने किया 2L कर दिया है और बटे में A/2 हमने कर दिया। ये 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे यानी हमारा होगा 4 इंटू में रो एल अपान में क्या होगा ए। ध्यान रखिएगा ये जो इक्वेशन आपने एक मान रखा है ये वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, यानी आर इज इक्वल टू होगा हमारा क्या, आर इज इक्वल टू 4 इंटू में आर। ध्यान रखिएगा चूँकि आपने देखिए आर इज इक्वल टू आपने मान रखा रो एल अपान में ए, ये हमने रखा है यहाँ पे।
यानी आपको एक चीज़ नज़र आया होगा कि यदि किसी चालक तार के लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, यानी ये हमने जो कंडीशन लिख रखा है, तो उसका नया प्रतिरोध जो होगा वह पुराने प्रतिरोध के 4 गुना हो जाएगा। नोट करते हैं यहाँ पे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नोट पॉइंट। प्रतिरोध पुराने तार से लिखते हैं, तार से 4 गुना अधिक हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, यहाँ पे आपसे प्रतिरोधकता पूछ लिया जाए। अगर प्रतिरोधकता यानी रो पर क्या असर पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा कि यदि वह चालक तार उसी धातु का है तो चाहे जितना लंबाई बढ़ाइए चाहे जितना लंबाई घटाइए, उसके प्रतिरोधकता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रतिरोधकता किसी चालक तार के विशिष्ट पदार्थ होते हैं, विशिष्ट गुण होता है। यानी जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता अगर जितना फिक्स कर दिया गया है, चाहे उसका लंबाई बढ़ाएं और चाहे घटाएं, तो प्रतिरोधकता पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों इस बात को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। यदि आपको नहीं समझा तो जल्दी से एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए R = ρ फार्मूला होता है। यहाँ प्रश्नानुसार L बराबर क्या 2L कर दिया गया है, A बराबर A/2 कर दिया गया। इन्होंने कहा है भाई, हमने कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो R = ρ फार्मूला है, इसमें हम L को 2L किया हमने और A को A/2 कर दिया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 × ρ हो गया। R = ρ ये फार्मूला के अनुसार हमने प्रश्नानुसार जो एक समीकरण 1 माना है वो वैल्यू हमने रखा, यानी R = 4 × R, जो हमारा पुराना प्रतिरोध था उससे 4 गुना अधिक ये प्रतिरोध दे रहा है। हमने लिख भी दिया है नोट, पुराने प्रतिरोध तार के 4 गुना अधिक प्रतिरोध हो जाएगा। जो अब रो प्रतिरोधकता होगा ये क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। रो = अपरिवर्तित, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ आपको हम दिखा देते हैं, जो हमारा होता है R = ρL/में, रो बड़ा से लिखते हैं, ρL/में A, जो प्रतिरोध होता है वो R = L, यानी हमारी लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध जो चालक तार का बढ़ जाएगा, और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A होता है। यानी अगर हमारा जो A बढ़ेगा, देखिए A बढ़ेगा तो हमारा R क्या होगा, घटेगा, व्युत्क्रमण अनुपाती है, यानी A बढ़ने से हमारा R क्या होगा, घटता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों यह क्वेश्चन देखिए, कांच तथा हीरे का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 12/5 है। तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना हमको, यानी देखिएगा DNEG, ये हमको ज्ञात करना है। देखिए जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसके पीछे लिखते हैं, जिसके सापेक्ष, हीरे के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक निकालना है हमको, ये फाइंड करना है। तो हमने इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब गिवन क्या है वो लिखेंगे। गिवन जो हमारा है, दिया क्या है आपका, वो कांच तथा हीरे का अपवर्तनांक, यानी ANG जो मान है वो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, 3/2 होगा। और बात करेंगे हीरे के वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक जो है क्या हमारा, AND का मान जो है क्या है, 12/5। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, यदि हमने माना माध्यम 1 इसका अपवर्तनांक N1 है और माध्यम 2 इसका अपवर्तनांक क्या है, N2 है। तो अगर हमें माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष निकालना है तो N, जैसे 2 का निकालना है अपवर्तनांक 2 1, तो ऐसे लिखेंगे, जिसका निकालना उसको लिखेंगे क्या आपका N21, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, यानी N2/N1, ठीक है, N2/N1। हमको इसी अनुसार अगर हमको निकालना क्या, ग्लास का निकालना है डायमंड के अनुसार, तो लिखेंगे ऐसे हम DNG। देखिए हमको क्या ग्लास का निकालना है, तो ग्लास का सबसे ऊपर रखेंगे हम, 3/2 और बटे में ऐसे लिख लेते हैं पहले, DNG = निकालेंगे ANG/AND, ठीक है। तो अब इसका मान हम रखेंगे 3/2, पूरे बटे में क्या, 12/5। ये हमारा यहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा, हमारा यहाँ चला जाएगा, यानी DNG का मान जो हमारा आया वो आया 3×5 = 15 और बटे में 12×2 = 24। इसको हम डिवाइड करना चाहेंगे अगर, तो DNG का मान जो हमारा होगा, डी नीचे लिखेंगे, DNG का मान जो होगा हमारा 3 में होगा 8, नहीं 5×3 = 15, 3×5 = 15, 5/8 होगा, 5/8, यानी हमारा ये जो होगा वो होगा किसका, ग्लास का अपवर्तनांक हीरे के सापेक्ष, यानी लिख लेते हैं इसे, कांच का अपवर्तनांक हीरे के सापेक्ष, हीरे के सापेक्ष जो होगा क्या हमारा होगा, वो 5/8 होगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो देखिए वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। चलो इसको हम इरेज करना चाहते हैं, अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया कई बार। तो चलिए हम लोग इसको डेरिवेट कर देंगे। इससे पहले हमने इसका फिगर बनाना शुरू चाहा, ये हमने माना माइनस क्यू आवेश है, इससे स्मॉल दूरी यानी 2d पर हमने इसे मान लिया प्लस क्यू आवेश भी स्थित है। ठीक है, यहाँ के मिड पॉइंट हमारा बिंदु ओ मान लेते हैं। ठीक है, बिंदु ओ, इसी से r दूरी पर एक बिंदु P होती है। ठीक है, इससे r दूरी पर एक बिंदु यानी P है। ठीक है, इस बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो देखिए बिंदु P यदि मानेगा प्लस क्यू आवेश है, मान लो प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश अगर हम माइनस क्यू आवेश देखेंगे तो इस पर रिपल्सन अट्रैक्शन फोर्स लगे, यानी इधर की E1 को मान लेते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 इधर होगा। अगर हम देखें प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो क्या होगा, ये अगर प्लस प्लस है तो रिपल करेगा, यानी विद्युत क्षेत्र के E2 हो जाएगा हमारा। तो देखो इसमें जो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, ये एक पर एकदम बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है E2 डिफरेंट E1, E2 डिफरेंट E1। तो E2 डिफरेंट E1 कब निकलेगा, जब हमको E1 और E2 का मान पता चल जाए। तो चलिए पहले हम माना फलाना ढकाना लिख लेते हैं, इसमें वो कहानी जो होती है वो लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं माना माइनस क्यू व प्लस क्यू दो आवेश 2d पर, स्मॉल दूरी 2d पर स्थित हैं। ठीक है, इससे इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, r दूरी पर बिंदु P है, तो हमको इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए फर्स्ट केस में निकालते हैं, जब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा है या फिर हम लोग पढ़े भी हैं, जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है वो होती है E = KQ/r²। अगर हम बात करेंगे E1 के लिए तो E1 लिख लेंगे हम यहाँ पे, और E1 की बात अगर करेंगे तो यहाँ ये डिस्टेंस जो है वो देखिएगा माइनस क्यू आवेश की बात करेंगे हम, तो यहाँ का ये दूरी जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है भैया, वो आपका 2d है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2d है, तो और ध्यान दीजिए कि इसके मध्य बिंदु की ये दूरी हमारी क्या है, r है, यानी बिंदु P से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक r है। तो ये देखना आप यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक का d होगा और ये भी d होगा। ठीक है, तो देखिए ये dd हमने माना। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से बिंदु P पर ये हमारा d हो जाएगा पूरा यहाँ से। अब पूरी दूरी हमको मापना है, तो ये हमारा दूरी क्या हो जाएगा भैया, इस बार होगा r प्लस में d। बोलिए हाँ, चलो यहाँ हम वैल्यू रखने वाले हैं इसको। ठीक है, माइनस क्यू आवेश कारण जो डिस्टेंस होगा वो r प्लस में d होगा, यानी E1 = KQ/r प्लस में d का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा E1 आ गया इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट लिखते हैं, जब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक है, अगर E2 है तो हम E2 के लिए लिखेंगे E2 = KQ/r², यहाँ भी होगा। अब देखने वाली बात ये रही कि हमको इस बार जो निकालना है आवेश, वो इंक चेंज करते हैं थोड़ा सा, वो हमको निकालना है प्लस क्यू आवेश से और यहाँ तक का। तो टोटल दूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक का r है, और r में से कौन d माइनस हो रहा है, यानी इस बार हमारा होगा क्या, r - d।
इस तरह जो डिस्टेंस होगी हमारी, ये होगी हमारा क्या, r माइनस डी। ठीक है, r माइनस डी होगा, तो हम ये वैल्यू यहाँ रखने वाले हैं r माइनस डी के लिए। ठीक है, तो देखिएगा E2 इजिकल टू के क्यू अपान में r माइनस डी का होल स्क्वायर, समीकरण 2। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता निकालेंगे हम। बिंदु P पर कुल विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा क्या हमारा, E इजिकल टू E1 माइनस E2। ठीक है, इसको ऊपर लेकर यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा E इजिकल टू E1 का मान आपने क्या निकाल रखा है, के क्यू अपान में R प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस, ठीक, E2 का मान के क्यू अपान में R माइनस डी का होल स्क्वायर आपने ये रखा। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, जो टोटल वैद्युत क्षेत्र होगा E वो अगर हमारा के क्यू कॉमन कर लेते हैं, के क्यू कॉमन करेंगे तो 1 अपान में R प्लस डी का होल स्क्वायर बचेगा, इधर -1 अपान में R माइनस डी का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी E इजिकल टू के क्यू, ठीक, ये लगा रहेगा, ये हमारा क्या होगा, R माइनस डी का होल स्क्वायर बन जाएगा, इधर बनेगा R प्लस डी का होल स्क्वायर, और पूरे के बटे में क्या होगा हमारा R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, चूँकि वर्गांतर बन रहा है ये। ठीक है, ये R स्क्वायर ए माइनस बी का देखिए ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, उसका होल स्क्वायर बन गया हमारा। तो देखिए ये E इजिकल टू होगा के क्यू, इधर देखिए उसको ए माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, लिखते हैं इसको R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आर डी। ठीक है, 2RD माइनस 2RD, ये ब्रैकेट बन के हमने माइनस लगाया, R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD। ठीक, अब पूरे के बटे हमने लिखा का R, अच्छा एक चीज़ यहाँ नोट कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। देखिए R इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन D। क्यों ऐसा लिखता हमने, लिखा ऐसा क्योंकि जो डिस्टेंस है D, ये अल्पांश, वैद्युत द्विध्रुवी को अल्पांश दूरी होती है, यानी R से बहुत कम है, तो हम D को नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये बचेगा हमारा R स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये टोटल पद हमारा क्या हो जाएगा, R का 4 पावर, यानी E इजिकल टू के क्यू, इधर देखिएगा ये हम जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD माइनस R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2RD, और बटे में क्या हमारा बचा है, R का पावर 4। देखिए ये RD कट गए, ये बचेगा माइनस 2RD, यानी E इजिकल टू के क्यू यानी 2RD। ठीक है, 2 to 4 RD हो गया हमारा, जुड़ जाएंगे वो, माइनस ध्यान दीजिएगा आवेश की बात हो गई है। तो देखिए बच्चे में R का क्यूब बचा हमारा, ये एक R का क्यूब कट गया, R का 4 कटा, यानी एक कटेगा R, तो बचेगा क्या हमारा, यहाँ लिखते हैं इसको, जगह हमें लगता है स्क्रीन इतना आ रहा होगा आपके पास, लिख लेंगे E इजिकल टू, लिखेंगे 4 के क्यू डी बटे में R का क्यूब, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता है P इजिकल टू 2PQ। ठीक है, 2KQ होता है, नहीं 2DQ होगा, 2DQ होगा, यानी इतने को लिख सकते हैं हम ऐसे, E इजिकल टू 2 इंटू में K इंटू में 2DQ, ये पूरा P हो जाएगा, यानी E इजिकल टू बनेगा हमारा 2KP अपान में R का क्यूब। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते ही मिल जाएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।